सुप्रभात विद्यार्थियों। आज बहुत दिन बाद हम बीए पार्ट थर्ड हिस्ट्री का ऑनलाइन वीडियो डाल रहे हैं। आज हम पेपर फर्स्ट में आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत धन निष्कासन और उसके परिणाम के संबंध में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। 1757 में प्लासी के युद्ध में बंगाल की हार के बाद भारतीय राजनीति में एक नए युग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें अंग्रेजी सत्ता ने अपनी पकड़ मजबूत की और उसके बाद से ही लगातार वह भारत से विभिन्न प्रकार से भारत की संपत्ति का दोहन करके उसे इंग्लैंड ले जाने लगी, जो यह अविरल देश की आज़ादी तक जारी रहा। धन निष्कासन से अभिप्राय उन समस्त भुगतानों से हैं जो भारत द्वारा ब्रिटेन को बिना किसी प्रतिफल व उत्तरदायित्व के किए गए। भारत के धन का अविरल प्रवाह इंग्लैंड की ओर चलता रहा, जिसके बदले भारत को पर्याप्त आर्थिक, व्यापारिक अथवा भौतिक प्रतिफल नहीं मिला। ऐसे धन को भारतीय राष्ट्रीय नेताओं तथा अर्थशास्त्रियों ने धन निष्कासन की संज्ञा दी है। इस धन के निष्कासन को इंग्लैंड ने भारत से अप्रत्यक्ष रूप से भेंट अथवा अंशदान माना है। धन निष्कासन के सिद्धांत का वर्णन सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी, जिन्हें भारत पितामह या द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसका सर्वप्रथम उल्लेख किया। 2 मई 1867 को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में दादाभाई नौरोजी ने अपने एक लेख इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में कहा है कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में इस देश की संपदा को छीन रहा है। बाद में R.C. दत्त ने भी धन निष्कासन की चर्चा अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में की है। समाचार पत्रों में अमृत बाजार पत्रिका एक ऐसा समाचार पत्र था जिसने भारत से धन निष्कासन के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। दादाभाई नौरोजी ने यह सिद्ध किया कि अंग्रेज भारतीयों के शोषण से पूंजी व साधनों का भुगतान ब्रिटेन में कर रहे हैं और उसके बदले भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। वाणिज्यवादी विचारधारा के अनुसार धन निष्कासन उस समय होता है जब किसी देश से प्रतिकूल व्यापार संतुलन के फलस्वरूप सोने और चांदी का निकास दूसरे देश को होता है। अंग्रेज जब भारत में व्यापार करने के लिए आए थे तो प्रारंभ में उन्हें भारतीय वस्तुओं के बदले सोने और चांदी में भुगतान करना होता था, और प्लासी के युद्ध के बाद जब भारतीय शासन सत्ता पर उनका नियंत्रण स्थापित हो गया तब अब उन्हें इंग्लैंड से सोना और चांदी लाने की ज़रूरत नहीं रही। भारतीय भूमि से जो भू राजस्व उन्हें मिलता था उसी धन से वो भारतीय वस्तुओं की खरीद करते और उसे इंग्लैंड बेचते रहते थे। प्लासी के युद्ध से पहले के 50 वर्षों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 2 करोड़ पाउंड मूल्य का सोना चांदी भेजा ताकि वह भारत से वस्तुएं ले जा सके। इंग्लैंड के वणिक या वाणिज्यवादी अर्थशास्त्रियों ने कंपनी की इस नीति की आलोचना की और बाद में अंग्रेज सरकार ने ऐसे बहुत सारे कानून भी बनाए जिससे भारतीय माल इंग्लैंड में कम से कम पहुंचना शुरू हो गया। प्लासी के युद्ध के पश्चात स्थितियां बदल गई। इंग्लैंड का भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक प्रकार से नियंत्रण स्थापित हो गया। अब भारतीय धन इंग्लैंड उल्टा हो गया, भारतीय धन इंग्लैंड की ओर जाने लगा। प्लासी के युद्ध से पहले इंग्लैंड का सोना चांदी भारत की ओर आता था और भारतीय माल इंग्लैंड जाता था, मतलब प्लासी के युद्ध से पहले की कंडीशन में। और प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ, भारत का धन इंग्लैंड की ओर बहने लगा। जैसे जैसे
अंग्रेजों ने भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार जमाया, भारतीय राजस्व का अधिशेष उनके हाथ में आना प्रारंभ हो गया और अब भारत से धन का निष्कासन एक बड़ी मात्रा में होने लगा। दादा भाई नौरोजी का चित्र है, जिन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये जीके का एक सवाल भी बन जाता है, जिन्होंने सबसे पहले धन निष्कासन की बात को प्रमुखता से उठाया था अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। तो अब किन किन कारणों से भारत से धन निष्कासन इंग्लैंड को होता था, भारतीय राष्ट्रवादियों ने इसके कुछ तत्व या तरीके बताए हैं कि कैसे इंग्लैंड भारतीय धन को इंग्लैंड ले जाते थे अंग्रेज। तो साम्राज्यवादी शासकों ने अनेक तरीकों से भारत का धन इंग्लैंड भेजा। पहला है गृह व्यय के रूप में। गृह व्यय उस व्यय के रूप में था जो भारत राज्य सचिव, जो कि लंदन में बैठता था, उससे संबंध व्यय था। ये 1857 की क्रांति से पूर्व यह गृह व्यय भारत के औसत राजस्व का 10 से 13% होता था। 1857 के बाद ये बहुत बढ़ गया। 1897 से 1901 के बीच ये 24% हो गया और 1920-21 के मध्य तो भारत के समस्त भू राजस्व रेवेन्यू का राजस्व का 40% तक गृह व्यय के रूप में इंग्लैंड भेजा जाता था। तो ये गृह व्यय किस प्रकार होता था या किस रूप में होता था? तो सबसे पहले तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हिस्सेदार थे उनको लाभांश के रूप में ये धन भेजा जाता था। 1833 के चार्टर एक्ट में ऐसा प्रावधान किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदारों को भारतीय राजस्व में से 1874 तक 6,30,000 पाउंड प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। 1874 में यह 45 लाख पाउंड का ऋण लेकर के कंपनी के शेयर को सरकार ने दुगुने भाव पर खरीदा और इस ऋण का ब्याज भी भारत को चुकाना पड़ा। विदेशों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ऋण लिए थे उस ऋण की किस्त और उसका ब्याज भी भारतीय राजस्व में से चुकाया जाता था। यह ऋण कंपनी प्रायः उन युद्धों के लिए लेती थी जिनका भारत में उसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए प्रयोग किया था, या नेपाल और अफगानिस्तान, बर्मा इत्यादि देशों में जो युद्ध उसने लड़े थे, यह कहने के लिए कि वो भारतीय सीमा की रक्षा कर रही है, ये ऋण लिए और इस ऋण का जो किस्त और ब्याज जो है वो भारतीय रेवेन्यू में से, राजस्व में से चुकाया जाता था। 1900 ईस्वी में यह ऋण लगभग 22 करोड़ 40 लाख पाउंड था। तीसरा जो तत्व था वो था सैनिक तथा असैनिक व्यय के रूप में। भारत में सेवा करने के लिए जो अंग्रेज सैनिक और अधिकारी आए थे उनको वेतन भत्तों और बाद में पेंशन के रूप में जो राशि दी जाती थी वे भी भारतीय राजस्व में से दी जाती थी। इसके अलावा लंदन में स्थित इंडिया ऑफिस के संस्थापन तथा प्रचालन पर जो खर्च होता था, ब्रिटिश युद्ध सचिवालय को जो धन दिया जाता था, ये सभी व्यय भारत के राजस्व में से दिए जाते थे। इंग्लैंड में भंडार वस्तुओं की खरीद पर जो व्यय किया जाता था वो भी गृह व्यय में सम्मिलित था और वो भी भारतीय राजस्व में से दिया जाता था। यह भंडार सैनिक, असैनिक व समुद्री विभाग के लिए अंग्रेजी मंडियों से किया जाता था और वो माल फिर भारत भेजा जाता था या इंग्लैंड में ही यूज किया जाता था। तो इस प्रकार गृह व्यय के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदारों को दिया जाने वाला लाभांश, विदेश में लिए गए सार्वजनिक ऋण की किस्तें और उनका ब्याज, सैनिक तथा असैनिक व्यय, ब्रिटिश अधिकारी और सैनिकों की पेंशनें और इंग्लैंड में खरीदी जाने वाली वस्तुओं के मूल्य के रूप में चुकाया गया था, जो कि 1920-21 में भारतीय रेवेन्यू का लगभग 40% तक था। विदेशी पूंजी निवेश पर जो ब्याज दिया जाता था वो भी एक प्रकार से धन निष्कासन के रूप में भारतीय संपदा से दिया जाने वाला धन था। जैसे भारत में
रेलवे इंग्लैंड के रेलवे कंपनियों को 5% लाभांश की गारंटी प्रदान की गई थी कि यदि उन्हें मुनाफा नहीं मिलता है तो उनकी पूंजी पर 5% सरकार चुकाएगी। तो यह एक प्रकार से विदेश चला जाता था, ये सारा व्यय जो है विदेश जाता था। इस विदेशी पूंजी के निवेश के रूप में प्रतिवर्ष 30 से 60 करोड़ रुपया भारत से बाहर जाता था। इन विदेशी पूंजीपतियों ने भारत के औद्योगिक विकास में बिल्कुल भी रुचि नहीं ली। उनकी रुचि केवल भारतीय धन को प्राप्त करने में थी। विदेशी बैंक, इंश्योरेंस और नौवहन कंपनियों ने जो भारत से लाभ के रूप में करोड़ों रुपए कमाए थे और इस धन को इंग्लैंड भेज दिया था, जो कि देश की एक बड़ी हानि थी। इन सब बड़ी कंपनियों ने भारतीय कंपनियों को पनपने नहीं दिया और भारत का जो धन या था वो विदेश ले गई। इस धन निष्कासन का क्या अनुमान रहा, इस संबंध में अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग राय व्यक्त की है। जॉर्ज विंगेट के अनुसार 1835 से 1851 तक प्रतिवर्ष 42,21,611 पाउंड की धनराशि भारत से इंग्लैंड को भेजी गई। जॉन डिग्बी ने 1757 से 1815 के मध्य इस राशि को लगभग 10 करोड़ पाउंड माना है। पावलोव ने अनुमान लगाया है कि 1930 से 30 के बाद अंग्रेजी साम्राज्यवादियों ने भारत से 13-14 करोड़ पाउंड तो केवल शुल्क के रूप में ही प्राप्त किए थे। 1901 में दीनसा वाचा ने यह अनुमान लगाया कि 1860 से 1900 ईस्वी के बीच भारत से धन की निकासी जो थी वो 30 से 40 करोड़ रुपए प्रति वर्ष थी। आर.सी. दत्त ने 2 करोड़ 20 लाख पाउंड प्रति वर्ष का अनुमान लगाया है। इस धन निकासी की मात्रा चाहे कुछ भी रही हो, मगर इसने भारतीय उद्योग धंधों का विनाश किया। भारतीयों के लिए एक प्रकार से संकट ही इसने उत्पन्न किए थे। इस धन निष्कासन के बड़े विनाशकारी परिणाम निकले, जिसमें हम पहला देखते हैं, इस अंग्रेजों की आर्थिक नीति के कारण भारतीय हस्तशिल्प का एक प्रकार से विनाश हो गया। अंग्रेजों ने भारतीय दस्तकारों और हस्तशिल्पियों को अपनी मनमर्जी की कीमतों पर माल देने के लिए बाध्य किया। ददनी प्रथा, जिसके तहत अंग्रेज पहले ही एडवांस दे देते थे किसी माल को खरीदने के लिए और उसकी कीमत निर्धारित कर देते थे, इससे भारतीय हस्तशिल्पी बर्बाद हो गए। उन्होंने अपने अंगूठे से कटवा लिए और उन्होंने अपना परंपरागत व्यवसाय छोड़कर वो खेती की ओर उन्मुख हो गए। तो इस प्रकार इस भारतीय शिल्प के लिए एक प्रकार से हस्तशिल्प के विनाश के लिए अंग्रेजों की धन निष्कासन की नीति जिम्मेदार थी। उन्होंने भारतीय शिल्पकारों और दस्तकारों को प्रोत्साहन देने के बजाय उनका विनाश किस प्रकार हो, इस प्रकार की नीतियाँ उन्होंने अपनाई, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय निर्यात को काफ़ी बड़ा झटका लगा। अंग्रेजों ने किसानों और भारतीय कृषि का शोषण किया। उनकी भू राजस्व नीतियों, चाहे वो स्थायी बंदोबस्त रही हो, महलवारी बंदोबस्त हो या रेतवाड़ी बंदोबस्त हो, इन बंदोबस्तों के द्वारा उन्होंने किसानों से अधिक मात्रा में धन वसूल किया और उस धन को उन्होंने विभिन्न रूपों में इंग्लैंड भेज दिया, जिससे एक नए वर्ग, साहूकार वर्ग का उदय हुआ, जो कि किसानों का एक प्रकार से खून चूसने वाली जोंक का प्रतिरूप बन गया। इस धन निष्कासन के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में गिरावट आई। अंग्रेजों ने ऐसी फसलों को बढ़ावा दिया जिससे उनको लाभ होता था। गन्ना, कॉफ़ी, जूट, चाय,
कपास, नारियल इत्यादि और खाद्यान्न फसलों की ओर उनका ध्यान नहीं गया। फलस्वरूप उत्पादन में भी गिरावट आई। किसान अधिक उत्पादन करने में रुचि नहीं लेते थे क्योंकि उनके उत्पादन का अधिकांश भाग अंग्रेज भू राजस्व के रूप में वसूल कर लेते थे। भारतीय पूंजी के बाहर जाने के कारण भारत में उद्योग धंधे नहीं पनपे। भारतीय कच्चे माल का इंग्लैंड को निर्यात और वहाँ की मशीनों से तैयार सस्ता माल जब भारत आने लगा तो भारतीय उद्योग धंधे लाभ का सौदा नहीं रहे। पूंजी का अभाव पहले ही था। भारतीय के पास पूंजी के लिए कोई संस्थागत साधन नहीं थे। जो विदेशी बैंक भारत में थे वो केवल इंग्लैंड के उद्योगपतियों को ऋण देते थे। तो इस प्रकार इस पूंजी के अभाव में भारत लंबे समय तक औद्योगिकरण से वंचित रहा। इस धन निष्कासन की नीति ने भारत में अकालों को जन्म दिया। लाभ की भावना के कारण या अधिकाधिक राजस्व वसूल करने के कारण अंग्रेजों ने न केवल कृषि भूमि पर अधिकतम टैक्स लगाया वरन उन्होंने चारागाह भूमि से भी टैक्स वसूल करना शुरू किया। जबकि राजा महाराजाओं के काल में अंग्रेजों के आगमन से पहले चारागाह भूमि से कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। फलस्वरूप अंग्रेजों की इस कंडीशन ने केवल उनका ध्यान जो राजस्व वसूल करने में रहा। सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार को भी उन्होंने उसी जगह बढ़ावा दिया जहां उन्हें बागान फसलें, चाय, गन्ना, कपास इत्यादि, जूट इत्यादि उत्पन्न होती थी। खाद्यान्न फसलें जहाँ उत्पादित होती थी वहाँ उन्होंने सिंचाई पर भी ध्यान नहीं दिया। फलस्वरूप मौसम की मार और सरकारी नीतियों ने अकाल की परिस्थितियाँ उत्पन्न की जिससे भारतीय किसान और पशुधन काल के ग्रास बने। इस धन निष्कासन ने कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा दिया। अब ऐसी फसलें बोने के लिए अंग्रेजों ने किसानों को प्रोत्साहित किया जिससे कि उन्हें नकद धन प्राप्त होता था और इस नकद धन से वो अपने बाकी जो ज़मीन थी उसका भू राजस्व चुका पाते थे। जैसे अफीम है, चाय है, जूट है और विशेष तौर से कपास है, रबड़ है इत्यादि। तो इसने कृषि के वाणिज्यीकरण को भी एक प्रकार से गति दी। भारतीय कच्चे माल से इंग्लैंड का औद्योगिक विकास हुआ। वहाँ से तैयार माल के रूप में भारत के रूप में एक बहुत बड़ा बाजार इंग्लैंड को मिल गया था और कच्चे माल का स्रोत भी उसे उपलब्ध था जिससे इंग्लैंड का औद्योगिक विकास हुआ। इस धन निष्कासन ने राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देने का भी काम किया। जब उदारवादियों ने दादा भाई नौरोजी, दत्त, बनर्जी जैसे लोगों ने भारत के आर्थिक शोषण से भारतीय जनता को समाचार पत्रों के माध्यम से, अपने भाषणों से, अपने लेखों से, अपनी सभाओं से परिचित कराया, तब लोगों को लगा कि अंग्रेजी शासन जो है भारत के हित में नहीं है, वो भारतीय जनता का खून चूस रहा है। तो इसने लोगों में एक प्रकार से राष्ट्रीयता की भावना भी पैदा की। हम कहें इस धन निष्कासन ने जहाँ भारत का आर्थिक शोषण किया, भारतीय उद्योग धंधों को विनष्ट किया, भारतीय कृषि का विनाश किया, देश में अकाल की स्थिति उत्पन्न की, उसी प्रकार इसके कुछ पॉजिटिव परिणाम भी रहे कि इसने भारत में राष्ट्रीयता के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।